कहानी एक प्राइवेट अस्पताल में घटित होती है। एक लड़की घबराई हुई नजरों से कैमरे की तरफ देख रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे फिर एक बेहद डरावनी सर्जरी का सामना करना है। तभी कैमरा धीरे धीरे लड़की के पीछे जाता है। देखा जाता है कि उसकी पीठ से एक विकृत बच्चा जुड़ा हुआ है, जो लड़की के साथ एक ही शरीर साझा करता है। और इस विकृत बच्चे का दिमाग असामान्य रूप से विकसित है। वह न सिर्फ अपनी सोच से आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि बेहद खतरनाक आक्रामक व्यवहार भी दिखाता है। उसका खतरा बहुत बड़ा है। डॉक्टर मिलकर लड़की को काबू में करते हैं और उस विकृत बच्चे को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, लेकिन उनके दिमाग आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर उसे पूरी तरह हटा दिया जाए तो लड़की की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर उस विकृत बच्चे के दिमाग का एक हिस्सा लड़की की खोपड़ी के अंदर दबाकर बंद कर देते हैं। समय बीतता है और 20 साल बाद एक महिला, जिसका नाम एमा है, गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। वही लड़की अब बड़ी हो चुकी है। ये उसकी चौथी गर्भावस्था है। पिछली 3 बार न जाने कैसे रहस्यमय तरीके से उसका गर्भपात हो गया था। इस वजह से उसका पति टॉम पूरी तरह टूट चुका है। एमा के साथ कुछ बहस होने के बाद गुस्से में टॉम उसका सिर पीछे दीवार से दे मारता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह पछतावे के साथ एमा से माफी मांगता है। देर रात वह नीचे जाकर एमा के लिए बर्फ लेने जाता है और इसी दौरान एमा कमरे का दरवाजा बंद कर खुद को अंदर बंद कर लेती है। कुछ ही समय बाद रात हो जाती है। टॉम सोफे पर सो रहा होता है कि अचानक उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह जाकर देखता है कि जूसर अपने आप चालू हो गया है। जैसे ही वह उसकी बिजली बंद करता है, उसके पीछे रखा फ्रिज भी रहस्यमय तरीके से खुल जाता है। उसे लगता है कि दिन की घटना के कारण एमा उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए टॉम पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। जब वह वापस लिविंग रूम में आता है तो टीवी भी अपने आप चालू हो जाता है और बगल में नजर घुमाते ही उसे सोफे पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। टॉम कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक टीवी स्क्रीन बंद हो जाती है। वह तुरंत लाइट जलाता है और देखता है कि सोफे पर बैठा वह शख्स गायब हो चुका है, लेकिन सीट का कुशन अब भी तेजी से अपनी जगह वापस आ रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि वहां अभी अभी कोई बैठा था। दूसरी तरफ ऊपर कमरे में एमा भी शायद इन आवाजों से जाग जाती है। वह अपना बड़ा पेट संभालते हुए नीचे आती है और देखती है कि उसका पति खून के तालाब में पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से 90 डिग्री पर मुड़ी हुई है और धीरे धीरे एमा देखती है कि उसके पति के पास एक काली आकृति दिखाई देती है। वह शरीर को घसीटते हुए उसकी तरफ रेंगने लगती है। एमा की पहली प्रतिक्रिया होती है कि वह दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाए, लेकिन यह राक्षस बहुत तेज था और उसने एमा का रास्ता रोक लिया। एमा किसी तरह वापस बेडरूम में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके पास लेटी हुई थी एमा की बहन मिया। मिया ने कहा, अब तुम अस्पताल में हो, तुम सुरक्षित हो। उसने बताया कि कुछ देर पहले कोई उनके घर में घुस आया था, जिसने एमा को घायल कर दिया और उसके पति टॉम की हत्या कर दी। एमा ने तुरंत अपने पेट पर हाथ रखा। उसका पेट अब सपाट था। वह पूरी तरह टूट गई। पति की मौत से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह रोज उसके साथ घरेलू हिंसा करता था और बेहद आलसी भी था। लेकिन अपने बच्चे को खो देने का सदमा एमा के लिए बहुत बड़ा था और एमा के टूटे हुए दिल को संभालने के लिए उसकी बहन मिया ने बार्बी डॉल जैसी ड्रेस पहनकर लगातार 3 दिन और 3 रात उसका साथ दिया। हालांकि एमा को मिया के परिवार ने गोद लिया था, लेकिन दोनों बहनों के बीच का रिश्ता बेहद गहरा था। वहीं इस हत्या के मामले में पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे, क्योंकि टॉम रोज एमा पर अत्याचार करता था, इसलिए बदला लेने के लिए उसके पास हत्या का मकसद भी था। लेकिन टॉम की उंगलियां पूरी तरह उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारा छत से नीचे गिरा हो। यह किसी भी सामान्य तर्क से मेल नहीं खाता था। दृश्य बदलता है। नेमा अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौट आती है। जब वह नीचे कपड़े धोने जाने वाली होती है, तभी उसे सामने से कोई आकृति तेजी से गुजरती हुई दिखाई देती है। एमा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और जल्दी से लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाती है। वह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल ही रही होती है कि अचानक उसे कांच के पीछे एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो उसकी तरफ देखकर चीख रहा होता है। एमा अभी यह समझ भी नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका शरीर अचानक हिलना बंद हो गया है। इसके तुरंत बाद उसके पास से वही राक्षस गुजरता है जो उस रात दिखाई दिया था। वह बिना कुछ कहे वॉशिंग मशीन के पीछे मौजूद बूढ़ी महिला को उठा लेता है और जैसे ही वह राक्षस उस महिला को जमीन पर पटकता है, एमा के आसपास का पूरा वातावरण तेजी से टूटने और पिघलने लगता है। सब कुछ किसी सपने जैसा महसूस होता है, लेकिन वह उसे पूरी तरह वास्तविक रूप में अनुभव कर रही होती है।
एमा खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाती है और एक दर्शक की तरह राक्षस द्वारा की गई पूरी हत्या को अपनी आंखों से देखती है। और जब वह बुजुर्ग महिला मरने वाली होती है तो ऐसा लगता है कि वह इस राक्षस को पहचान गई है। वह जोर से चिल्लाती है, यह नामुमकिन है। जब एमा की चेतना वापस आती है तब तक अगला दिन हो चुका होता है। वह देखती है कि वह अब भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सिर के पीछे से काफी मात्रा में खून बहा हुआ था। भाइयों, यह कहानी का एक अहम संकेत है। एमा सोचती है कि शायद पिछली रात जो कुछ उसने देखा था वह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उस सपने में जो घटनाएं हुई थीं वे असलियत में भी घट चुकी थीं। दूसरी तरफ जासूस ल्यूक को सूचना मिलती है कि एक सफाई कर्मी ने एक हत्या की खबर दी है। मृतक एक निजी अस्पताल का मुख्य डॉक्टर था जिसका नाम विन था। वह कई साल पहले रिटायर हो चुका था और विन की मौत बेहद दर्दनाक और भयानक तरीके से हुई थी। उसका पूरा चेहरा एक ट्रॉफी से कुचल दिया गया था। हालत इतनी भयावह थी कि देखना मुश्किल था। जासूस ल्यूक सोचता है कि कहीं यह किसी मरीज द्वारा डॉक्टर से लिया गया बदला तो नहीं। ऐसे मामले उन्होंने पहले भी कई बार देखे थे। तभी बात करते करते ल्यूक को जमीन पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है। तस्वीर पर लिखा था मरीज एमिली, जन्म 1992। एक पुलिसकर्मी बताता है कि दीवार पर रखी ये सारी फाइलें मरीजों के इलाज और जांच के रिकॉर्ड हैं। डॉक्टर विन हमेशा इन्हें संभाल कर रखता था, लेकिन रिकॉर्ड इतने ज्यादा थे कि फिलहाल उनसे कोई खास सुराग नहीं मिल सकता था। इसलिए ल्यूक वह तस्वीर फोरेंसिक विभाग में भेज देता है ताकि उस लड़की की तस्वीर को आधार बनाकर 30 साल बाद के चेहरे का अनुमान तैयार किया जा सके। दृश्य बदलता है। एक बुजुर्ग आदमी बेहद घबराहट में फोन पर बात कर रहा होता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि यह बुजुर्ग और मारे गए डॉक्टर विन कभी साथ काम करते थे। फोन पर मौजूद व्यक्ति उसे बताता है कि विन की मौत बेहद रहस्यमय है और उसे सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद कॉल कट जाती है, लेकिन जब वह बुजुर्ग खिड़की से बाहर देख रहा होता है तब तक वह राक्षस घर के अंदर पहुंच चुका होता है और उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। मगर बुजुर्ग को इसकी बिल्कुल खबर नहीं होती और वह जाकर सो जाता है। कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ अपने बिस्तर पर सो रही एमा को फिर वही दृश्य दिखाई देता है। राक्षस उसकी तरफ देखकर आंख मारता है और एमा डरकर नींद से जाग जाती है। आवाज सुनकर मिया तुरंत कमरे में दौड़कर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। एमा कहती है कि उसने फिर एक हत्या होते देखी है और उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हत्या की जगह भी उसे साफ साफ याद थी। वह किसी अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद थी। इसके बाद 2 पुलिसकर्मी बताए गए पते पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। ल्यूक और उसका साथी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर उन्हें बुजुर्ग की लाश मिलती है। उसका चेहरा भी किसी हथियार से बुरी तरह गोदा गया था। पूरे शरीर पर सैकड़ों चाकू के घाव थे। दूसरी तरफ एमा जल्दी जल्दी हत्यारे का स्केच बनाती है और कहती है कि उसने सपने में जो देखा था उसी के आधार पर उसने उसका हूबहू चेहरा बना दिया है। लेकिन महिला पुलिस अधिकारी को लगता है कि एमा पूरी तरह बकवास कर रही है। तभी जब एमा वॉशरूम में होती है तो उसके आसपास की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अगले ही पल उसका फोन बज उठता है। एमा देखती है कि कॉल किसी अज्ञात नंबर से आई है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की आवाज बेहद भारी और खुरदरी थी। वह एमा को एमिली कहकर बुलाता है। एमा उसे बताती है कि उसका नाम एमा है, एमिली नहीं। रहस्यमयी व्यक्ति कहता है, तुम्हारी नई माँ ने तुम्हारा नाम एमा रख दिया होगा, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा एमिली ही रहोगी। तभी एमा के मुंह से अचानक एक नाम निकलता है, गैब्रियल। यह नाम उसे बहुत जाना पहचाना भी लगता है और अजनबी भी, क्योंकि 8 साल की उम्र से पहले की उसकी सारी यादें पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। सच्चाई जानने के लिए एमा अपनी बहन मिया के साथ अपने मायके लौटती है। वह अपनी माँ से पूछती है कि जब उन्होंने उसे गोद लिया था तब क्या किसी ने यह बताया था कि उसका कोई भाई या कोई और रिश्तेदार भी है। माँ पूरे विश्वास के साथ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। वह बताती है कि अगर किसी बच्चे के भाई बहन होते हैं तो एजेंसियां कोशिश करती हैं कि सभी बच्चों को एक ही परिवार में गोद दिया जाए। लेकिन यह बात कहते समय माँ के चेहरे के भाव थोड़े बदल जाते हैं। इसके बाद वह एमा को उसकी 8 साल की उम्र का एक पुराना वीडियो दिखाती है। पूरे परिवार के लोग एमा का पहला जन्मदिन मना रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मोमबत्तियां बुझाने का समय आता है
एमा का व्यवहार अचानक अजीब हो जाता है। वह गैब्रियल नाम के किसी व्यक्ति से ऐसे बातें करने लगती है जैसे वह उसके सामने मौजूद हो। उसी समय उसकी माँ मिया को अपने गर्भ में लिए हुए थी। गैब्रियल एमा को इशारा करता है कि वह उसकी माँ के पेट में पल रहे बच्चे को मार डाले, लेकिन एमा बहुत दृढ़ता से ऐसा करने से इनकार कर देती है। दृश्य बदलता है। जासूस ल्यूक को उम्र बढ़ाकर तैयार की गई तस्वीर मिलती है। वह देखकर हैरान रह जाता है कि तस्वीर में दिखाई गई लड़की बिल्कुल मौजूदा एमा जैसी दिखती है। उसे यकीन नहीं होता कि एमा ही डॉक्टर वेन की पुरानी मरीज थी। एमा की मेडिकल फाइल में ल्यूक को 3 डॉक्टरों की एक साथ खींची हुई तस्वीर भी मिलती है। सबसे अहम बात यह थी कि उन तीनों में से 2 डॉक्टर पहले ही मारे जा चुके थे। अब अगला निशाना तीसरा डॉक्टर बनने वाला था, जिसका नाम डॉक्टर ग्रे था। ल्यूक तुरंत उसका पता निकालता है और उसकी तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ घर लौटी एमा अपने दांत साफ कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वह सिर उठाकर आईने में देखती है, वहां उसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई देता है। अगले ही पल उसके आसपास का पूरा माहौल तेजी से पिघलने और टूटने लगता है। इसका मतलब था कि हत्यारा फिर से हमला करने वाला है। एमा खुद को एक बाथरूम में पाती है। उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बाथटब में लेटा हुआ नहा रहा होता है। वही डॉक्टर ग्रे था। एमा अभी डर ही रही होती है कि तभी वह राक्षस उसके पीछे से निकल आता है और हाथ में चाकू उठा लेता है। दूसरी तरफ ल्यूक भी तेजी से मौके पर पहुंच चुका होता है। जब वह डॉक्टर ग्रे के बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वह खून से लथपथ पड़ा हुआ है और मर चुका है, लेकिन हत्यारा अभी भी घर के अंदर ही मौजूद था। मुकाबला शुरू हो जाता है। एमा बार बार ल्यूक को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वह जो भी कहती है ल्यूक तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती। थोड़ी देर की झड़प के बाद राक्षस घर से बाहर भाग निकलता है। उसकी फुर्ती बेहद असाधारण थी। वह लोहे की रेलिंग पकड़कर एक एक मंजिल नीचे कूदता चला जाता है। ल्यूक भी बिना देर किए उसके पीछे छलांग लगा देता है और नीचे रखे एक बड़े कूड़ेदान का सहारा लेकर खुद को संभाल लेता है। इसके बाद राक्षस अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ता है। वह एक फैक्ट्री में पहुंचता है और वहां से ड्यूटी खत्म करके जाने वाली एक मध्यम उम्र की महिला को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार एक बात अलग थी। राक्षस ने उस महिला को तुरंत नहीं मारा और उसने उस महिला को एक गुप्त कमरे में बंद करके कैद कर लिया। अगला दिन आता है। जासूस ल्यूक एमा के घर पहुंचता है। वह कहता है कि जिन 3 लोगों की हत्या हुई है वे सभी कभी उसके डॉक्टर थे। वह उनके शोध का विषय थी और उसका असली नाम एमा नहीं बल्कि एमिली है। लेकिन एमा कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसकी 8 साल की उम्र से पहले की सारी यादें पूरी तरह खाली हैं। इसके बाद ल्यूक एक हिप्नोटिस्ट को बुलाता है ताकि एमा की दबी हुई यादों को वापस लाया जा सके। हिप्नोटिस्ट की प्रक्रिया के दौरान एमा अपने बचपन की एक गहरी याद को याद करती है। वह बताती है कि गोद लिए जाने के बाद भी गैब्रियल उसके नए घर तक उसका पीछा करता हुआ आ गया था और वह लगातार एमा को अपनी माँ के पेट में पल रही उसकी बहन मिया को मारने के लिए उकसाता रहता था। एक बार माँ के जन्मदिन पर जन्मदिन का केक गलती से एमा से खराब हो गया। जब उसके माता पिता ने उसे डांटा तो एमा ने कहा कि यह सब गैब्रियल की वजह से हुआ है। इसके बाद वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई, लेकिन आधी रात के बाद गैब्रियल ने उसे फिर उकसाया। उसने एमा से कहा कि वह रसोई में जाए, एक चाकू ले और केक काटकर अपनी माँ से माफी मांगे। उसने कहा कि माँ को यह देखकर बहुत खुशी होगी। एमा की मानसिक हालत तेजी से बिगड़ती देख हिप्नोटिस्ट को सत्र रोकना पड़ा और उसे वापस होश में लाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अगवा की गई महिला ने पास पड़ी एक धातु की चादर की मदद से अपनी रस्सियां काट ली थीं। जैसे ही वह घबराहट में उस जगह से भागने की कोशिश करती है, उसके पैरों के नीचे की फर्श टूट जाती है और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। महिला ऊपर से नीचे जोरदार तरीके से गिरती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सीधे एमा के घर के अंदर पहुंच जाती है। इसके तुरंत बाद कुछ लोगों को अटारी में ऐसे कपड़े मिलते हैं जिन्हें हत्यारा वारदात के दौरान पहनता था। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी मिल जाते हैं। इस अचानक हुई खोज ने पुलिस का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। पुलिस एमा को गिरफ्तार कर लेती है और उसके घर को भारी सुरक्षा के साथ सील कर देती है। लेकिन मिया को यकीन था कि उसकी बहन ऐसा नहीं कर सकती। उसे लगता था कि इस पूरे मामले में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता। माँ से पुराने अस्पताल का पता जानने के बाद मिया तुरंत कार लेकर वहां के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वह अस्पताल 10 साल पहले ही बंद हो चुका था। मिया को नहीं पता था कि वहां अब भी एमा से जुड़ा कोई रिकॉर्ड मिलेगा या नहीं। कई घंटों की तलाश के बाद उसे आखिरकार एमा के बचपन की मेडिकल फाइलें और इलाज से जुड़े दस्तावेज मिल जाते हैं।
उनमें ज्यादातर जानकारी विकृत जन्म और सहजीवी जुड़वां बच्चों से संबंधित थी। मियां उन दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाती, लेकिन वहां उसे कुछ पुरानी वीडियो टेप भी मिल जाती हैं। वह उन्हें तुरंत घर ले जाकर चलाती है। पहली टेप एक 15 साल की गर्भवती लड़की के बारे में थी और वही लड़की एमा की असली मां थी। कम उम्र में गर्भवती होने और समय से पहले प्रसव होने के कारण उसे अपने परिवार की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए वह उस निजी अस्पताल पहुंची और वहीं बच्चे को जन्म दिया। दृश्य फिर उस महिला की तरफ जाता है जो ऊपर से गिरकर नीचे आई थी। एमा की मां ने जन्म के बाद इस बच्चे को अपने पास रखने से इनकार कर दिया था और उसे अस्पताल में ही छोड़ दिया था। इसके बाद मियां दूसरी वीडियो टेप चलाती है। कैमरे के सामने 7 साल की एमा बैठी होती है। डॉक्टर वेन बताते हैं कि वह एमा से अकेले में बात करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि गैब्रियल को शांत करने वाली दवा का इंजेक्शन दिया गया है और फिलहाल वह जाग नहीं पाएगा। तब पता चलता है कि गैब्रियल टेराटोमा नाम की बीमारी का एक बेहद दुर्लभ और चरम मामला था। यह स्थिति तब पैदा होती है जब मां के गर्भ में 2 भ्रूण विकसित होते समय सामान्य रूप से अलग नहीं हो पाते। उनमें से एक भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है और मुख्य शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। वही अधूरा विकसित भ्रूण गैब्रियल था और गैब्रियल किसी तरह एमा के दिमाग में प्रवेश कर सकता था, जिससे वह भ्रम देखने लगती थी और कई बार असामान्य तथा हिंसक व्यवहार करने लगती थी। इसी वजह से डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गैब्रियल को एमा के शरीर से अलग कर दिया था, लेकिन उनके दिमाग आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए उसे पूरी तरह हटाना संभव नहीं था। नतीजतन गैब्रियल के दिमाग का एक हिस्सा एमा की खोपड़ी के भीतर ही सिल दिया गया और इतने सालों तक गैब्रियल गहरी नींद जैसी अवस्था में रहा। लेकिन जब उसके पति टॉम ने एमा का सिर दीवार पर दे मारा था, उसी झटके से गैब्रियल फिर से जाग उठा। दृश्य बदलता है। जेल में कुछ कैदियों ने एमा को घेर लिया। उनके सरगना और उसके साथी उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह मारने लगे। वे उसके पेट पर लगातार लातें मार रहे थे और उसके सिर के पीछे भी जोरदार मुक्का मारा गया। तभी जेल की सारी लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगी। एमा दर्द से तड़पते हुए अपने सिर के पीछे हाथ रखने लगी। जब उसने वहां के बाल हटाए तो मौजूद सभी कैदी दहशत में आ गए। उसके सिर के पीछे से एक बेहद डरावना चेहरा बाहर निकलता दिखाई दिया। इसके बाद गैब्रियल सबूत कक्ष में जाकर अपना खास कोट और हथियार वापस लेता है। फिर वह पुलिस स्टेशन के दफ्तर वाले हिस्से में पहुंचता है और अधिकारियों पर हमला कर देता है। कुछ ही मिनटों में वह वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को खत्म कर देता है और थाने से भाग निकलता है। इसके बाद गैब्रियल अपनी मां के अस्पताल पहुंचता है ताकि उसे भी मार सके। वहीं उसकी टक्कर मियां से होती है, जो उसी समय वहां पहुंची थी। जैसे ही गैब्रियल उसकी मां पर हमला करने वाला होता है, तभी जासूस ल्यूक वहां पहुंचकर उस पर 2 गोलियां चला देता है। अपने उन बच्चों को याद करते हुए जिन्हें वह गैब्रियल की वजह से खो चुकी थी, एमा के भीतर एक मां का गुस्सा भड़क उठता है। उसी क्षण वह गैब्रियल की ही शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसे एक मानसिक भ्रम की दुनिया में खींच ले जाती है। अपने दिमाग की गहराइयों में वह गैब्रियल को एक मजबूत मानसिक कैदखाने में बंद कर देती है। वहां उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और उसका अंत हो जाता है। इसके बाद एमा आखिरकार अपने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।